नमस्कार, सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। आइए सबसे पहले जानते हैं क्या है आज की टॉप न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में पूजा अर्चना की है। बिहार चुनाव में कांग्रेस आरजेडी की एक भी लिस्ट अभी तक जारी नहीं हुई है। दिल्ली में दिवाली के अगले दिन कृत्रिम बारिश की तैयारी है। मेड इन इंडिया मिलिट्री पैराशूट की सफल टेस्टिंग हो गई है। उत्तराखंड में उल्लू की तस्करी बढ़ गई है। करोड़ों की कीमत में उल्लू बिक रहे हैं। जावेद हबीब की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जैसलमेर अग्निकांड में बस मालिक और ड्राइवर गिरफ्तार हो गए हैं। सोने की कीमतों में तेजी का सिलसिला लगातार जारी है। दिलजीत दोसांझ जल्द ही केबीसी में दिखाई देंगे और इंदौर में 28 किन्नरों ने एक साथ फिनाइल पी लिया। तो चलिए अब खबरों को विस्तार से जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को आंध्र प्रदेश के नांदयाल पहुंचे। पीएम मोदी ने यहां श्री शैलम में भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन स्वामी वर्ला देवस्थानम में दर्शन, पूजा और ध्यान किया। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों और 52 शक्तिपीठों में शामिल है। ये एकमात्र मंदिर है जहां ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों हैं। इसके बाद पीएम मोदी श्री शैलम में श्री शिवाजी स्फूर्ति केंद्र पहुंचे और वहां पूजा अर्चना की। पीएम मोदी श्री शैलम में श्री शिवाजी स्फूर्ति केंद्र भी पहुंचे, वहां भी पूजा अर्चना की। ये एक मेमोरियल कॉम्प्लेक्स है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू भी उनके साथ थे। यहाँ मेडिटेशन हॉल है जिसके चारों कोनों पर 4 मशहूर किलों प्रतापगढ़, राजगढ़, रायगढ़ और शिवनेरी के मॉडल बने हैं। इनके बीच में छत्रपति शिवाजी महाराज के ध्यान की मुद्रा वाली मूर्ति भी है। पीएम मोदी यहां 13,430 करोड़ की लागत वाली नई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जो कि इंडस्ट्री, पावर ट्रांसमिशन, रोड, रेलवे, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के लिए है। यहां पर पीएम जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश पहुंचे, जहां मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में उन्होंने पूजा अर्चना की। श्री शिवाजी स्फूर्ति केंद्र में उन्होंने दर्शन किए। कुरनूल में 13,430 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का भी उद्घाटन और शिलान्यास किया। कुरनूल में पीएम मोदी ने जनसभा भी की। 2,880 करोड़ की ट्रांसमिशन लाइन का उन्होंने शिलान्यास किया है। 4,920 करोड़ की औद्योगिक परियोजनाएं भी इनमें शामिल हैं। 960 करोड़ की ग्रीनफील्ड हाईवे परियोजना है। 1140 करोड़ के 6 रोड प्रोजेक्ट्स का भी उद्घाटन देखने को मिला है। पेलेरू कलूर सेक्शन की 4 लेन को भी बनना है। नेशनल हाईवे 716 पर पापाग्नि नदी पर ब्रिज भी बनना है। नेशनल हाईवे 565 पर कानीगिरी बाईपास बनना है। नेशनल हाईवे 544 जीडी पर एन गुंडलापल्ली टाउन बाईपास भी बनना है। कडप्पा नेल्लोर बॉर्डर से सीएमपुरम तक सड़क का चौड़ीकरण का भी काम होना है। NH 165 पर गुड़ीवाड़ा नुजेला रेलवे स्टेशन के बीच 4 लेन का रेलवे ओवरब्रिज भी बनना है। 1200 करोड़ की रेलवे परियोजनाएं हैं। कोट्टा वलसा विजयनगरम चौथी रेलवे लाइन भी बननी है। पेंडुर्ती और सिंहाचलम नॉर्थ के बीच रेलवे फ्लाईओवर का भी काम होना है। कोट्टा वलसा बुड्डावरम सेक्शन और शिमिलीगुड़ा गोरपुर सेक्शन का डबलिंग प्रोजेक्ट भी पाइपलाइन में है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए ने गुरुवार तक 226 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। बीजेपी और जेडीयू ने अपने सभी 101 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। लोजपा 14 और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के 6 उम्मीदवार भी घोषित हो चुके हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने भी 4 प्रत्याशी उतार दिए हैं। एनडीए के उम्मीदवारों की लिस्ट में सिर्फ 4 मुस्लिम प्रत्याशियों के नाम हैं, वो भी जदयू की तरफ से दिए गए हैं। बीजेपी के 101 उम्मीदवारों में एक भी मुस्लिम नहीं है। लिस्ट में 49 सवर्ण हैं। गायिका मैथिली ठाकुर को अलीनगर से टिकट मिला है, तो दूसरी ओर महागठबंधन ने अभी भी सीट शेयरिंग को लेकर के रस्साकशी चल रही है। राजद और कांग्रेस लगातार अपने अपने उम्मीदवारों को सिंबल्स बांट रही हैं। हालांकि किसी भी पार्टी ने उम्मीदवारों की एक भी आधिकारिक लिस्ट जारी नहीं की है। राज्य में 2 फेज यानी 7 और 11 नवंबर को वोटिंग होनी है और रिजल्ट 14 नवंबर को आएगा। पहले फेज के लिए 17 अक्टूबर को नामांकन का आखिरी दिन है। तो कांग्रेस और आरजेडी की अभी तक एक भी लिस्ट जारी नहीं हुई है। कल पहले फेज के नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। एनडीए के 226 उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। दीपावली से पहले ही दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने लगा है। बुधवार को दिल्ली के 5 सेंटर्स आनंद विहार, नॉर्थ कैंपस, मथुरा रोड, द्वारका और वजीरपुर में प्रदूषण का लेवल 300 AQI को पार कर गया। तेजी से बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि दिल्ली में क्लाउड सीडिंग यानी कि कृत्रिम बारिश को लेकर के तैयारी पूरी कर ली गई है।
सिरसा ने यह भी कहा कि चुनिंदा इलाकों में दिवाली के एक दिन बाद कृत्रिम बारिश कराई जा सकती है। मौसम विभाग अगले 2-3 दिनों में जब हरी झंडी देगा तो ब्लास्टिंग या स्प्रे के बाद क्लाउड सीडिंग का एक सैंपल लिया जाएगा। जल्द ही बादलों के छाने का इंतजार कर रहे हैं। सिरसा ने बताया कि हम एक प्लेन भेज करके काम शुरू कर सकते हैं। सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 2 पायलट इसके लिए 4 दिन तक ट्रेनिंग ले चुके हैं। 3 घंटे में इसका असर नजर आएगा। इधर दिल्ली से लगे नोएडा में भी वायु गुणवत्ता काफ़ी खराब हो गई थी। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने 14 अक्टूबर को दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 1 के तहत प्रतिबंध लगाए हैं। नोएडा प्राधिकरण ने वायु प्रदूषण के प्रभावों को कम करने के लिए ग्रैप 1 उपायों के तहत सड़कों पर पानी का छिड़काव शुरू कर दिया है। दिल्ली में दिवाली के अगले दिन कृत्रिम बारिश की तैयारी है। सरकार कह रही है कि मौसम विभाग की मंजूरी का इंतजार है। राजधानी में प्रदूषण का लेवल 300 को पार कर गया है। अब आपको बताते हैं कि जो कृत्रिम बारिश है ये कैसे होती है। हेलीकॉप्टर, विमान या ड्रोन से बादलों के पास सिल्वर आयोडाइड छोड़ा जाता है। इसके संपर्क में आते ही भाप ठंडी होकर बारिश की बूंदों में बदल जाती है। ये प्रक्रिया बिल्कुल वैसी ही है जैसे ठंडे गिलास की सतह पर नमी संघनित होकर के पानी बन जाती है। इसे संघनन कहते हैं। 60 से ज़्यादा देश बारिश के लिए क्लाउड सीडिंग तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। 1 फीट बारिश कराने में लगभग 1600 रुपये का खर्चा आता है। साल 1946 में अमेरिकी वैज्ञानिक विंसेंट जे शेफर ने पहली बार इस तरह की बारिश कराई थी। भारतीय सेना के जवानों ने बुधवार को भारत में बने मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम यानी एमसीपीएस की सफल टेस्टिंग की। इंडियन एयरफोर्स के 3 जवानों ने 32,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगा दी। इस टेस्टिंग का मकसद पैराशूट की बेहतर लैंडिंग, उसकी कंट्रोलिंग और नेविगेशन शामिल है। पैराशूट सिस्टम नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन से लैस है। NAVIC एक स्वदेशी सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है। कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने तैयार किया है। इसे DRDO की 2 टेस्टिंग लैब, एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट आगरा और डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लेबोरेटरी बेंगलुरु ने मिलकर बनाया है। मेड इन इंडिया मिलिट्री पैराशूट की सफल टेस्टिंग की गई है। 32,000 फीट की ऊंचाई से जवान ने छलांग लगा दी। DRDO ने इसे बनाया है। मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम की खासियत अगर बात की जाए तो इसका डिजाइन रैम एयर रेक्टेंगुलर कैनोपी यानी कि नियंत्रित और दिशा बदलने वाला पैराशूट है। इसका उपयोग की अगर बात की जाए तो कॉम्बैट फ्री फॉल मिशन यानी उड़ते हुए विमान से कूदा जा सकता है। ऊंचाई की क्षमता इसकी 32,000 फीट की है और लोडिंग की क्षमता 150 किलोग्राम की है। सेफ्टी फीचर्स की अगर बात की जाए तो मेन और रिजर्व कैनोपी अगर एक फट जाए तो दूसरी काम आ जाएगी। ऑटोमेशन की बात करें तो अगर सैनिक समय पर पैराशूट ना खोल पाए तो सिस्टम खुद ही खुल जाएगा। तो DRDO ने इसे बना दिया है। मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम यानी MCPS की सफल टेस्टिंग हो गई है और 32,000 फीट की ऊंचाई से जो जवान है इससे छलांग लगा सकते हैं। कॉम्बैट फ्री फॉल यानी उड़ते हुए विमान से इसमें कूदा जा सकता है। लोडिंग क्षमता की बात की जाए तो 150 किलोग्राम वजन तक ये लोड कर सकता है। सैनिक और किट को मिला के 150 किलोग्राम तक का वजन ये लोड कर सकता है। मेन और रिजर्व कैनोपी की इसमें फीचर दिया गया है। अगर एक फट जाए तो दूसरा काम आ जाएगा। और ऐसा भी है कि अगर सैनिक समय पर अगर पैराशूट ना खोल पाए तो सिस्टम खुद ही खुल जाएगा। ऑटोमेशन से ये लैस है। मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम की कई खासियत हैं। इसे DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसको तैयार किया है। दीपावली नजदीक आते ही उत्तराखंड के जंगलों में उल्लुओं की जान एक बार फिर से खतरे में पड़ गई है। मां लक्ष्मी के वाहन माने जाने वाले इन पक्षियों को लेकर के अंधविश्वास और तांत्रिक मान्यताओं के कारण तस्कर सक्रिय हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि दीपावली पर तंत्र साधना या सिद्धि पाने के लिए उल्लू की बलि देने से धन प्राप्त होता है और इसी अंधविश्वास के चलते हर साल दीपावली से पहले उल्लुओं के शिकार और अवैध व्यापार की घटनाएं बढ़ जाती हैं। तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी समेत राज्य भर में वन विभाग ने एक अलर्ट जारी कर दिया है।
विभाग ने जंगलों में गश्त तेज कर दी है और सभी फील्ड स्टाफ की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। पिछले कुछ सालों में दिवाली से पहले उल्लू की अवैध बिक्री का एक बड़ा नेटवर्क सक्रिय हो जाता है। तंत्र मंत्र के लालच में इनकी कीमत 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक लगाई जाती है। सबसे ज्यादा डिमांड 5 पंजे वाले और 2.5 किलो वजन वाले उल्लुओं की बताई जाती है। नवजीव विशेषज्ञों के मुताबिक यूपी, एमपी, राजस्थान और बंगाल से लेकर अब उत्तराखंड तक इनकी तस्करी होती है। तस्कर इन्हें जंगलों से पकड़कर तांत्रिकों और कुछ उच्च वर्गीय लोगों तक पहुंचाते हैं। तो उत्तराखंड में उल्लू की तस्करी बढ़ गई है। उल्लुओं की कीमत करोड़ों में लगाई जा रही है। जो तांत्रिक होते हैं वो अमीर बनाने का सपना दिखाते हैं। तस्करों का त्योहार कारोबार उल्लुओं से संबंधित है और ज्योतिषियों का इस मामले में कहना है कि ये पुण्य के नाम पर यह बहुत बड़ा पाप है। उल्लुओं की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में 19 प्रजातियां पाई जाती हैं और दुनिया में 225 हैं। पूरे विश्व में उल्लू की करीब 225 प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में लगभग 36 और उत्तराखंड में 19 प्रजातियां चिन्हित की गई हैं। सबसे ज्यादा अवैध व्यापार में जो प्रजातियां आती हैं उनमें चित्तीदार उल्लू, कॉलर वाला उल्लू, ब्राउन हॉक उल्लू और एशियाई बैरड उल्लू शामिल हैं। WWF और ट्रैफिक जैसी संस्थाएं उल्लुओं के संरक्षण और अवैध व्यापार पर नजर रख रही हैं। इन संस्थाओं ने भी भारत में उल्लुओं की तेजी से घटती आबादी पर चिंता जताई है। तो दीपावली से पहले उत्तराखंड में उल्लुओं की तस्करी के मामले बढ़ गए हैं। जैसलमेर बस अग्निकांड में पुलिस ने बुधवार रात को बस मालिक तुराब अली और ड्राइवर शौकत को गिरफ्तार कर लिया। एसपी अभिषेक शिवरे ने बताया कि इस मामले में 2 एफआईआर दर्ज हुई थी। इधर पीड़ितों के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। जिस परिवार में 3 या से ज्यादा लोगों की जान गई है उन्हें कुल 25 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक परिवार से 1 या 2 मौत होने पर प्रति व्यक्ति 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। गंभीर घायलों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है। साधारण रूप से घायल हुए लोगों को 1-1 लाख रुपए मिलेंगे। उधर पीड़ित परिवार जोधपुर के महात्मा गांधी हॉस्पिटल में धरने पर बैठ गया। उचित मुआवजे की मांग करते हुए शव लेने से इनकार कर दिया गया है। इस अग्निकांड में मृतकों की संख्या 22 हो गई है। 54 साल की भागा बानो को गुरुवार सुबह इलाज के दौरान मौत हो गई। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक एक शव की पहचान नहीं हो पाई है। तो जैसलमेर अग्निकांड मामले में बस मालिक और ड्राइवर जो हैं वो गिरफ्तार हो गए हैं। परिवार में 3 मौत हुई हैं तो वहीं 25 लाख के मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। घायलों को 2-2 लाख रुपए सरकार देगी। तो अग्निकांड पीड़ितों को मुआवजा मिलेगा। एक ही परिवार से 3 या इससे ज्यादा मौत होने पर 25 लाख मिलेंगे। एक ही परिवार में 1 या 2 मौत होने पर 10 लाख मिलेंगे। गंभीर घायलों को 2 लाख मिलेंगे और साधारण घायल को 1 लाख रुपए का मुआवजा सरकार देगी। तो घायलों को मुआवजे का ऐलान राजस्थान सरकार ने कर दिया है। जैसलमेर अग्निकांड मामले में बस मालिक और ड्राइवर दोनों ही गिरफ्तार हो गए हैं। परिवार में अगर 3 लोगों की मौत हो तो 25 लाख रुपए मिलेंगे और घायलों को 2-2 लाख रुपए सरकार देगी। जैसलमेर अग्निकांड मामले में मुआवजे की घोषणा सरकार ने कर दी है। एक ही परिवार से 1 या 2 लोगों की अगर मौत हो जाए तो 10 लाख रुपए मिलेंगे और गंभीर घायलों को 2 लाख मिलेंगे। तो वहीं साधारण घायल को 1 लाख रुपए सरकार बतौर मुआवजा देगी। अक्टूबर की शुरुआत में ऐतिहासिक स्तर पर पहुंचने के बाद अब जो सोना है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। ऐतिहासिक स्तर पर पहुंचने के बाद सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। तो सोने की जो कीमत है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। ऐतिहासिक स्तर पर पहुंचने के बाद सोने की कीमतों में तेजी का सिलसिला लगातार जारी है। इस उछाल के पीछे अमेरिका में संभावित शटडाउन, त्योहारी सीजन की बढ़ती मांग और बाजार में उतार चढ़ाव जैसे कारकों को मुख्य वजह माना जा रहा है। हालांकि आज सोने की कीमतों में किसी तरह का बदलाव नहीं देखा गया। ये पिछले दिन यानी 15 अक्टूबर वाले रेट पर ही स्थिर है। विशेषज्ञों के मुताबिक बाजार में बढ़ती मांग और आर्थिक अनिश्चितताओं की वजह से निवेशक सोने को एक सुरक्षित निवेश का विकल्प मान रहे हैं। 24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध और कीमती होता है, जिसे आमतौर पर निवेश के उद्देश्य से खरीदा जाता है। तो वही 22 कैरेट और 18 कैरेट सोना मुख्य रूप से ज्वेलरी निर्माण में इस्तेमाल किया जाता है।
आज के ताज़ा रेट की अगर बात की जाए तो 24 कैरेट सोना 1,29,440 रुपये प्रति 10 ग्राम, तो वहीं 22 कैरेट सोना 1,18,650 रुपये प्रति 10 ग्राम है, तो वहीं 18 कैरेट सोना 97,080 रुपये प्रति 10 ग्राम है। आइए आपको बताते हैं कि ये जो दाम है सोने का, ये कैसे तय होता है। सोना और चांदी की कीमतें रोजाना आधार पर तय की जाती हैं और इन पर कई आर्थिक, वैश्विक और घरेलू कारकों का भी प्रभाव पड़ता है। और प्रमुख कारण इस प्रकार है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतें अमेरिकी डॉलर में तय होती हैं, इसलिए डॉलर रुपया विनिमय दर एक्सचेंज रेट में बदलाव करके सीधा असर इनकी कीमतों पर पड़ता है। जब डॉलर मजबूत होता है या रुपया कमजोर पड़ता है तो भारत में सोना और चांदी महंगे हो जाते हैं। भारत में सोने का अधिकांश हिस्सा आयात किया जाता है। ऐसे में सीमा शुल्क, जीएसटी और अन्य स्थानीय कर इनकी कीमतों को सीधे सीधे प्रभावित करते हैं। वैश्विक स्तर पर आर्थिक अस्थिरता, युद्ध, ब्याज दरों में बदलाव या मंदी जैसी परिस्थितियां सोने चांदी की कीमतों को प्रभावित करती हैं। जब बाजार में अनिश्चितता बढ़ती है तो निवेशक जोखिम भरे साधनों के बजाय सोने जैसे सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर रुख करते हैं। भारत में सोना केवल निवेश ही नहीं बल्कि परंपरा और सांस्कृतिक मान्यता का भी प्रतीक है। शादी, विवाह, त्योहारों और शुभ अवसरों पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है, इसलिए मांग बढ़ने पर कीमतों में भी उछाल आता है। सोना लंबे समय से महंगाई के खिलाफ एक सुरक्षित निवेश विकल्प माना जाता रहा है। जब महंगाई बढ़ती है या शेयर बाजार में अस्थिरता आती है तो लोग सोने में निवेश बढ़ाते हैं। इससे इसकी मांग और कीमत दोनों में बढ़ोतरी होती है। सोने की कीमतों में तेजी का सिलसिला लगातार जारी है। T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए नेपाल क्रिकेट टीम और ओमान क्रिकेट टीम ने क्वालिफाई कर लिया है। मस्कट में खेले गए T20 वर्ल्ड कप ईस्ट एशिया पैसिफिक क्वालिफायर के सुपर 6 स्टेज में बेहतर प्रदर्शन के बाद इन दोनों टीमों ने क्वालिफाई कर लिया है। T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अब तक 19 टीमों ने क्वालिफाई किया है और अब सिर्फ एक टीम की जगह बाकी है। इससे पहले 2024 में हुए वर्ल्ड कप में नेपाल और ओमान दोनों ने पहले ही दौर में जगह बना ली थी। 2016 और 2024 के बाद ओमान तीसरी बार इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए तैयार है। तो वहीं दूसरी ओर नेपाल की टीम ने भी 2014 और 2024 के बाद तीसरी बार टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर लिया है। T20 वर्ल्ड कप 20 टीमों के बीच खेला जाएगा। मेजबानी के कारण भारत और श्रीलंका को डायरेक्ट एंट्री मिली है। अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, अमेरिका और वेस्ट इंडीज ने पिछले वर्ल्ड कप में सुपर 8 तक का सफर तय करने के कारण क्वालिफाई कर लिया। तो वहीं आयरलैंड, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की टीमों ने रैंकिंग के आधार पर टूर्नामेंट में जगह बनाई है। अमेरिका क्वालिफायर से कनाडा ने जगह बना ली है। तो वहीं यूरोप क्वालिफायर से इटली और नीदरलैंड को एंट्री मिल गई है। पिछली बार हिस्सा रही स्कॉटलैंड की टीम इस बार क्वालिफाई नहीं कर पाई है। अब अफ्रीका क्वालिफायर से नामीबिया और जिम्बाब्वे ने क्वालिफाई किया है। नेपाल और ओमान को एशिया और ईस्ट एशिया पैसिफिक क्वालिफायर से एंट्री मिली है। अब सिर्फ एक टीम की जगह बाकी है। आईसीसी का T20 वर्ल्ड कप 2007 से खेला जा रहा है। टीम इंडिया ने तब पाकिस्तान को फाइनल में हराकर पहला खिताब जीता था। पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ जल्द ही कौन बनेगा करोड़पति के एपिसोड में दिखाई देंगे। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के सामने वे हॉट सीट पर बैठे नजर आएंगे। दिलजीत ने से एक फैन ने सवाल पूछा और उसका उन्होंने सीधा सीधा जवाब दिया। दरअसल शोभिता वाधवा नाम के एक यूजर ने एक्स पर दिलजीत से पूछा कि केबीसी में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। इसके जवाब में दिलजीत ने इंग्लिश और पंजाबी मिक्स भाषा में लिखा कि ये सब पंजाब में आई बाढ़ के लिए है। इससे फैंस ये अनुमान लगा रहे हैं कि दिलजीत केबीसी में जो भी रकम जीतेंगे वो पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए दान करेंगे। दिलजीत का केबीसी का शो कब प्रसारित होगा इसके बारे में कोई औपचारिक सूचना नहीं है, लेकिन जल्द ही इसका टीजर जारी हो सकता है। यह एपिसोड भी इसी महीने रिलीज होने की संभावना है। पंजाब में आई बाढ़ के बाद कई कलाकारों ने मदद की थी, इनमें दिलजीत भी शामिल थे। उन्होंने 10 गाँवों को गोद लेने का ऐलान किया था। इसके बाद उनकी टीम गाँव में जाकर के मदद कर रही है। उनकी टीम खाने पीने का सामान और दवाइयाँ उपलब्ध करा रही है। दिलजीत दोसांझ बॉर्डर 2 में नजर आएंगे। इसमें उन्होंने एयरफोर्स के इकलौते परमवीर चक्र विजेता लुधियाना के फ्लाइट ऑफिसर स्वर्गीय निर्मलजीत सिंह सिक्खों का किरदार निभाया है। 1971 की जंग में फ्लाइंग अफसर सिक्खों ने अकेले ही पाकिस्तान के 6 फाइटर जेट खदेड़ दिए थे। उनमें 2 मार भी गिराए थे। इसी लड़ाई में वो शहीद भी हो गए थे। अनुराग सिंह निर्देशन में बन रही फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, आहान शेट्टी भी प्रमुख भूमिकाओं में है। ये फिल्म 23 जनवरी 2026 को रिलीज होगी। इंदौर के पटरीनाथ थाना क्षेत्र में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब 28 किन्नरों ने सामूहिक रूप से फिनाइल पी लिया।
जिसके बाद अचानक से तबीयत बिगड़ने पर सभी को एमवाई अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक ये मामला एक किन्नर के साथ हुए कथित दुष्कर्म और वसूली प्रकरण से जुड़ा है। कुछ दिनों पहले दो कथित पत्रकारों ने यह आरोप लगाया था कि उन्होंने एक किन्नर के साथ दुष्कर्म करके उनसे जबरन पैसे मांगे। इस घटना से किन्नर समाज में आक्रोश फैल गया था। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को अस्पताल भिजवाया। इसके बाद पडरीनाथ थाना के बाहर किन्नरों ने जोरदार हंगामा किया। उन्होंने प्रशासन पर यह आरोप लगाया कि अब तक आरोपियों पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। अस्पताल परिसर में भी किन्नरों ने नारेबाजी की, जिसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभालकर स्थिति को नियंत्रण में लिया। एडिशनल डीसीपी दृशेश अग्रवाल ने बताया कि सभी किन्नरों का इलाज जारी है। उनके स्वस्थ होने पर बयान दर्ज किए जाएंगे। जो छतरी पंडीनाथ थाना क्षेत्र में आता है, शाम के समय वहाँ सूचना मिली थी कि जो किन्नर समाज का डेरा है वहाँ कुछ हंगामे की सूचना मिली थी। मौके पर तत्काल थाना प्रभारी पंडीनाथ, एसीपी सराफा और मैं वहाँ पर पहुँचे बल के साथ। तो जानकारी मिली कि कुछ किन्नरों ने जो है वो संदिग्ध वस्तु का सेवन कर लिया है, पी लिया है। तत्काल उन्हें उपचार के लिए एमवाई ले जाया गया पुलिस वाहन से और अन्य वाहनों से। और वर्तमान में 24 किन्नर यहाँ उपचारत हैं, सभी स्टेबल हैं, आउट ऑफ डेंजर हैं और वर्तमान में अभी इनका यहाँ इलाज चल रहा है। मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ठगी और धोखाधड़ी के आरोपी स्टाइलिस्ट जावेद हबीब के घर संभल पुलिस पहुंची और जांच के बाद पुलिस एसपी संभल कृष्ण कुमार विश्नोई का यह कहना है कि 5 करोड़ की ठगी के मामले में आरोपी जावेद हबीब और उनके बेटे अनस को 12 अक्टूबर तक पुलिस के सामने पेश होने और जांच में सहयोग करने के लिए नोटिस दिया गया था। संभल के रायसत्ती थाने की पुलिस आरोपी के दिल्ली की फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित घर पहुंची, जहां पर जावेद हबीब की बहन ने घर पर ना होने की बात कही। पुलिस ने जावेद हबीब के संभल में घर की तलाशी भी ली, लेकिन वो नहीं मिले। पुलिस के सामने 50 पीड़ित आए हैं। इन सभी की तहरीर के आधार पर ये कार्रवाई की गई है। जो लोग ठगी का शिकार हुए हैं उनमें तो कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने उधार रुपए देकर के निवेश किया था। ज्यादा मुनाफा मिलने का झांसा देकर लोगों को फंसाया गया था। संभल पुलिस जावेद हबीब और उनके साथियों की तलाश में जुटी है। मुंबई पुलिस अब आगे मामले की जांच करेगी। तो हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ गई हैं। संभल पुलिस ने जावेद हबीब के घर पर तलाशी ली है। पुलिस के सामने 50 पीड़ित आए हैं। संभल पुलिस ने 33 केस दर्ज किए हैं। संभल पुलिस साथियों की तलाश में जुटी हुई है। तो फेमस हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। संभल पुलिस ने जावेद हबीब के घर की तलाशी ली है। पुलिस के सामने 50 पीड़ित आए हैं जिन्होंने गंभीर आरोप जावेद हबीब पर लगाए हैं। निवेश करवाने के नाम पर पैसों को लेकर के धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। संभल पुलिस ने एक साथ 33 केस दर्ज किए हैं। साथ ही पुलिस साथियों की तलाश में जुट गई है। जावेद हबीब सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट हैं। कई सेलिब्रिटीज़ की हेयर स्टाइल उन्होंने ही डिज़ाइन की है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।